नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम तरह तरह की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस बार तो मैं आपको वीडियो में दिख भी रहा हूँ नीचे की तरफ, अपने आप अगर देखोगे, है ना। अब वो इधर आ रहा है किधर आ रहा है ये मुझे नहीं पता चल रहा है, बस मुझे मालूम चल रहा है कहीं तो नीचे में आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा मैं मेहनत इसमें करता हूँ कि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो पूरा पीडीएफ आप देखोगे ना, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी की मैंने पूरी की पूरी यहाँ तक कि फॉर्मेट तक अच्छे से बना लिया है कि ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखेगा, ये शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये सारा शॉर्टकट है। तो जस्ट 5-6 मिनट में आपके लिए पूरा वीडियो, इतना बड़ा पन्ना आपके लिए पढ़ता हूँ मैं। आप सोच रहे हो तो बस, तो करना कुछ नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ और मिनिमम टाइम में देता हूँ, और कोशिश हमेशा यही रहेगी बस। ठीक है, तो चलिए सर, मिनिमम टाइम वाला अपना पूरा भी तो कर दीजिए। ठीक है भैया, तो सुनिए ध्यान से यहाँ पर दोस्तों। तो डीआरडीओ सभी को पता होगा, है ना। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी, इसमें 630 वैकेंसीज हैं दोस्तों। अब क्या क्या आपके डाउट हो सकते हैं, गेट स्कोर कार्ड कहां पर है, कहां पर नहीं लग रहा है, हर एक बात हम यहां पर करेंगे। आप बस मुझे 5 मिनट अच्छे से सुन लो। ठीक है, और ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर है जो सब कुछ यहाँ पे हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान सुनना, 630 वैकेंसी है। किस पोस्ट की वैकेंसी है सर? साइंटिस्ट बी की है। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री मस्ट है। ठीक है, लेकिन क्या हर जगह मस्ट है? नहीं, कहीं कहीं पे फिजिक्स की वैकेंसी है, कहीं पे केमिस्ट्री की वैकेंसी है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे धीरे धीरे बताऊंगा आपको, तो वो भी है। ठीक है, और गेट कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, और कहाँ पर सिर्फ गेट लगेगा, किसमें पर्सनल इंटरव्यू होना है, किसमें रिटर्न एग्जाम होना है, किसका रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, एक एक बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रेडी है? बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सा वैकेंसी पे डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि साइंटिस्ट, ये जो बी लिखा है ना, साइंटिस्ट बी, यहाँ पर डीआरडीओ में 579 वैकेंसीज हैं। इन 579 वैकेंसीज में से 51 बैकलॉग वैकेंसीज है दोस्तों। बैकलॉग मतलब ये होता है पुरानी भर्तियां जो भरी नहीं गई थी। ठीक है, तो कुछ उसमें से ओबीसी के लिए है, कुछ एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है। तो वो भी बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ भर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जहां जहां जिस भी पोस्ट में आप स्टार देखोगे ना, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। जहां जहां भी आप स्टार देखेंगे ना, आपके लिए समझ जाइए वहीं पर आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज मैं आपके लिए बताया था, 13 वैकेंसी टोटल। 5 ये 630 है ना पूरी, इसमें से टोटल 13 वैकेंसीज है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कैसे मालूम चलेगा कौन सी वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं? वो जहां जहां पे स्टार लगा हुआ उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक साइंटिस्ट भी डीएसटी का है। सर ये डीएसटी क्या होता है? डीएसटी मतलब यहां पर देखो लिखा हुआ है, कहां लिखा है? ये रहा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डीएसटी है। तो इसमें कितनी पोस्ट है? 8। इनको मिला करके 579 प्लस 8 प्लस 43, तब जाके होंगे 630। ठीक है, अब सर 43 देखो कहां पर है, ये है साइंटिस्ट बी, और ये कहां है? एडीए। सर एडीए क्या होता है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी डीआरडीओ की संस्थाएं हैं। तो इनमें अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं वैकेंसी खुली हुई है। ठीक है, और बैकलॉग भी कितनी हुई बता दिया। आपको ध्यान रखना है, इसमें पर्टिकुलर डेट नहीं दी कि लास्ट डेट कब है, बस 21 दिन कहा गया है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है भैया कि अगर मैं 21 दिन ढंग से जोड़ दूं, क्योंकि ये वैकेंसी 4 दिन पहले आई हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको इसे किसी भी हालत में 10 जुलाई से पहले पहले भर देना है। ठीक है, आप तो यही मान के चलो, ये 21 के आंकड़े बड़े बेकार होते हैं। ठीक है, और देखो पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, सारा कुछ यहाँ देखो ऑनलाइन भरना है, कुछ भी नहीं करना है। और ग्रेजुएट इंजीनियर से मांगा गया है, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, देखो लिखा हुआ है ना, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है एमएससी, है ना, साइंस से किया होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। अब किस फील्ड से कहाँ, वो भी बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, और ग्रेजुएट इंजीनियर्स तो मांगा ही गया है। ठीक है, और आईआईटीएंस और एनआईटीएंस के लिए भी बड़ी सारी छूट है यहाँ पे भैया, तो उनको गेट स्कोर कार्ड नहीं लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और जो आईआईटीएन नहीं है उनको गेट स्कोर कार्ड लग रहा है। ठीक है, आपकी सैलरी देख लीजिए यहाँ पर 88,000 के आसपास होगी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई, किस तरह से सिलेक्शन पूरा है ना। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्तों, देखो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज लिखी हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ अच्छे से, नीचे वाले अपने फॉर्मेट में। ठीक है, थोड़ा सा आप ताकि समझ जाओ इन चीजों को कि चल क्या रहा है। ठीक है, टेबल देखो, आपने टेबल देखा ना, ऊपर लिखा हुआ था, पहले यहाँ पे ध्यान से देखना। देखिए, एक यहाँ पर 2 टेबल है दोस्तों, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। ठीक है, टेबल 1 में पार्ट 1 वैकेंसीज रखी गई हैं, टेबल 2 में पार्ट 2 वैकेंसीज रखी। समझ गए? पार्ट 1 वैकेंसीज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया इन्होंने, एक वैकेंसी बना दी कैटेगरी 1 और एक बना दी कैटेगरी 2। जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही है वहां पे। बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाए ताकि आप उसको समझ पाएं। ठीक है, ये समझ में आ जाए कि कहाँ गेट की जरूरत है, कहाँ नहीं, तो किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, एक टेबल 2 हिस्सों में बांट दिया गया, टेबल 1 और टेबल 2 कर दिया गया। टेबल 1 को पार्ट 1 कहा, टेबल 2 को पार्ट 2 कहा। पार्ट 1 को 2 हिस्सों में बांट दिया, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। अब यहाँ देखिए, कैटेगरी 1 वैसी कैटेगरी
है ना, जहां एक ऐसी कैटेगरी जहां पर अगर आपने आईआईटी और एनआईटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने बी या बीटेक किया हुआ है आईआईटी या एनआईटी से, और 80% है, ईक्यू का मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जहां जहां ईक्यू लिखा मिले वहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आप आईआईटीएन या एनआईटीएन है, बीटेक बी आपकी यहां से है और 80% के साथ है, तो आपको गेट की जरूरत नहीं है, आपका गेट स्कोर कार्ड नहीं लगेगा। समझ गए? अब ध्यान सुनिए, कैटेगरी 2 किसकी है? अगर आप आईआईटी नॉन एनआईटी से नहीं है, मतलब नॉन आईआईटीएन है, मतलब आपने कहीं अपने इधर उधर से कॉलेज से कर लिया, किसी संस्था से कर लिया, कहीं से भी आपने बीई बीटेक करके रखा है, तो भैया आपको गेट की जरूरत है। सर गेट कौन सा ईयर का? कोई भी ईयर, है ना, 2020 21 फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि एक आईआईटी वाला जिसको गेट की जरूरत नहीं है, एक नॉन आईआईटी वाला जिसको गेट की जरूरत है। इन दोनों की सिलेक्शन कैसे होंगे? इन दोनों को रिटर्न एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। अब कैसे सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम में? जो आईआईटीएन है उनके अगर 80% है उनकी ग्रेजुएशन में, तो ही वो रिटर्न के लिए इसी के बेसिस पे वो सिलेक्ट होंगे। तो 80% आईआईटीएन एनआईटीएंस को जरूरी है। और अगर आप नॉन आईटीएन एनआईटीएंस है तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड होगा, आपके गेट स्कोर कार्ड पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और रिटर्न के लिए बुलाएंगे। क्या समझ में आ गया? मतलब दोनों का रिटर्न होना है, एक का गेट स्कोर के बेस पे और एक का आईआईटी के परसेंटेज के बेस पे। क्लियर होगी बात? सर रिटर्न जो है ये 7 सेंटर्स पे कराएंगे। ये अपने 7 सेंटर्स कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बता दूंगा कि 7 सेंटर कौन कौन से हैं। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, 7 सेंटर्स बता देता हूँ आपको, है ना। एक सेकेंड बस, कहीं तो है ना, कहीं होंगे तो ठीक, नहीं तो मैं पहले तो अपना यही काम कंप्लीट करूंगा। देखो रुको रुको रुको, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, चिंता नहीं करो, अंडरलाइन मैंने सब किया हुआ है, बस मिल जाए मिल जाए। ये रहा, ये देखो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम दिख रहा है। कहाँ कहाँ पर है? 7 सेंटर्स है दोस्तों, 7 सिटीज है, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और पुणे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप समझ गए होंगे। सर रिटर्न होगा कैसा वो भी समझ जाइए। अब रिटर्न एग्जाम अगर देना ही है तो देखिए, रिटर्न एग्जाम जब आप देंगे तो रिटर्न एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके, 2 पेपर। ठीक है, और दोनों 300-300 नंबर के हैं और दोनों के दोनों 3-3 घंटे चलेंगे। मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी बात है। सर और रिटर्न होगा कब? तो रिटर्न की डेट आप यहाँ पे देख लो, 16 अक्टूबर के आसपास इन्होंने डेट दी कि रिटर्न का एग्जाम ये लेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें आपको याद हो गई। और याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दोस्तों? ये पार्ट 1, याद है ना, पार्ट 1 पढ़ रहे हो, पार्ट 1 को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक आईआईटी एक नॉन आईआईटी, एक में गेट स्कोर, एक में आईआईटी 80% के बेस पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न 7 सेंटर में होगा। रिटर्न जो है दो हिस्सों में बढ़ गया, पेपर 1 पेपर 2, 300-300 मार्क्स, 3-3 घंटे। सर डेट बता दीजिए, 16 अक्टूबर हो गई। क्लियर होगी बात? ये अपन ने सिर्फ अभी पार्ट 1 के 2 कैटेगरी की बात करी है। ठीक है, सर रिटर्न के बाद क्या होगा? रिटर्न के बाद आपका होना है भैया पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, रिटर्न के बाद आपका क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये कब होगा? जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। समझ गए? सर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कहां बुलाया जाएगा ये भी बता देता हूं, ये दिल्ली बुलाया जाएगा भैया। ठीक है, और अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया तो आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब सर अगर रिटर्न भी हो रहा है और पर्सनल इंटरव्यू भी हो रहा है तो मेरिट लिस्ट किसके बेस पे बनेगी, कैसे तैयार होगी? तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आपको कुछ भी करके पर्सनल इंटरव्यू में भैया 70% नंबर लेकर के आने ही पड़ेंगे अगर आप जनरल वाले हैं तो। ठीक है, मतलब मान लो अगर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है तो आपको 70 नंबर लेके आने वाले हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे, उसके लिए तैयार होंगे, वरना आपको वो भगा देंगे। और अगर आप जनरल वाले नहीं है, अगर आप SC ST OBC EWS PWD में या फीमेल है तो आपको 60% तो चाहिए ही चाहिए। समझ गया इस बात को? तो 60% आपको, ये इंटरव्यू की बात है सिर्फ PI में। ठीक है, और बाकी तो रिटर्न में तो क्वालिफाई तो होना पड़ेगा, जो भी इनका कट ऑफ होगा उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही आपका PI होगा, PI दिल्ली में होगा। और समझ गए आप, 70% नंबर यहाँ पर लाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया टेबल 2 की, और उसको पार्ट 2 कहा उन्होंने। इसमें साफ साफ बोला गया है कि इसमें तो अब चाहे जो हो जाए, अगर आपने इसमें लिखी हुई कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने की कोशिश की तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। गेट स्कोर कार्ड मस्ट है। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर कार्ड चलेगा। पार्ट 2 में सिर्फ से रिपीट कर रहा हूं, गेट स्कोर कार्ड ही चलेगा। यहां पर आप आईआईटीएन हो नॉन आईआईटीएन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 2 की अगर जितनी टेबल 2 में अगर आप एंटर कर रहे हो, उसकी कोई भी वैकेंसी टच कर रहे हो, आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप ये बात मेरी लिख करके रख लो। पार्ट 2 यानी कि टेबल 2 के किसी वैकेंसी को अगर आप सोच रहे हो कि मैं भर दूं, तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, आप भर दीजिए। नहीं है तो ऊपर देखिए। ठीक है, अब ऊपर भी तभी देखिए अगर आप आईआईटीएन है तभी आपको गेट स्कोर कार्ड नहीं लगेगा। लेकिन अगर टेबल 1, वही टेबल 1 की बात कर रहा हूं, अगर टेबल 1 में आपके पास आईआईटी नहीं है तो फिर गेट स्कोर कार्ड लगेगा। तो मतलब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी ने भोपाल की किसी कॉलेज से किया, अब वो आईआईटीएन नहीं है, नॉन आईआईटीएन नहीं है, अब उसको वैकेंसी भरनी है। तो अब मुझे बताओ टेबल 1 के लिए भी उसके पास क्या होना चाहिए? गेट स्कोर कार्ड। टेबल 2 के लिए भी क्या होना चाहिए? गेट स्कोर। तो मेरे गेट स्कोर कार्ड। तो पता समझ गया बंदो, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हैं और आप इनमें से कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू शुड हैव गेट स्कोर कार्ड, है ना। इट डजेंट मैटर इन विच ईयर यू हैव गेट इट, बट यू हैव, है ना, आपके पास ये होना तो चाहिए। चलिए भैया, अब सर टेबल 2 में चलो गेट स्कोर कार्ड तो मस्ट है।
तो सर इसमें क्या है रिटर्न एग्जाम वगैरह? भैया इसमें रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, नो रिटर्न एग्जाम, साफ साफ मतलब टेबल 2 की इस वैकेंसी के लिए रिटर्न एग्जाम नहीं है। तो रिटर्न एग्जाम सिर्फ किसके लिए था? टेबल 1 की वैकेंसी के लिए था, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, और इसके लिए ये आईटी नॉन आईटी से बस गेट और नॉन गेट डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ टेबल 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिटर्न एग्जाम ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सर मतलब करेंगे क्या? आपके पास अगर गेट का स्कोर कार्ड है, आपको सीधे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और सेम दोस्तों अगर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ 13 वैकेंसी है आपके लिए। 13 वैकेंसी कैसे पता करोगे? जो भी वैकेंसी यहाँ पे लिखी होंगी मैं अभी दिखाऊंगा टेबल में, उसके ऊपर स्टार लगा होगा, तो वो मतलब उसमें आप पर्सन विद डिसेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए तो कहीं पर भी रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, चाहे वो टेबल 1 भर ले चाहे वो टेबल 2 भर ले। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल हटा दिया गया है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना है उसको। ठीक है, और इन केस मान लो कि वो पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना चाहता, हाँ पर्सनल इंटरव्यू कह रहा हूँ, अगर मान लो उसकी वैकेंसी नहीं तो ओपन भी भर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर आप ओपन भरोगे तो फिर आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर अपनी ही उससे भरते हो तो आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भैया। इनका भी जो पीआई है वो दिल्ली में ही होगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात। और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो मेडिकल फिर मेरिट जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फीस कितनी है, थोड़ी सी फीस बताता हूँ आपको। फीस आपकी 100 रुपए लगनी है, और ये जो 100 रुपए है ये जनरल वालों के लिए है, और ये सिर्फ मेल है दोस्तों, सिर्फ मेल। अगर आप पुरुष हो, आप चाहे जनरल के हो, आप चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप चाहे अदर बैकवर्ड क्लास, वो भी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर के हो, और पुरुष हो, तो ही आप 100 रुपए देंगे। लेकिन आप महिला हैं, जनरल की महिला है, ईडब्ल्यूएस की महिला है, ओबीसी की, आपको बिल्कुल फीस देने की जरूरत नहीं है। तो किस किस को फीस हटाया हुआ है? एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और फीमेल, सारी की सारी है ना, इनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए की फीस सिर्फ लड़कों से है। लड़के भी कौन से? जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले। लड़के अगर एससी के हैं, एसटी के हैं और पीडब्ल्यूडी के हैं, तो लड़के तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, उनको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए, 100 रुपए सिर्फ यहीं से लिए जा रहे हैं। चलिए भैया, और मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं आपको, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो भैया। अगर आपको कोई भी डाउट हो जाए ना, ये देखो, ये इस पर तुरंत फोन लगाना। ठीक है, और इसमें आप मेल भी कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने आपको हाईलाइट दे दी कि कैसे क्या ये होना चाहिए। ठीक है, पेपर समझा दिया कि कैसे क्या होगा, ये सारी बातें वही लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आप एससी एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो बड़ी बात है, आपके पास आपका सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना तो आपका काम बनेगा नहीं भाई, वो तो अपलोड करना ही पड़ेगा आपको। गेट स्कोर कार्ड जब एप्लीकेशन भरो तो भैया बहुत सोच समझ के उसको भरना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आप फाइल वगैरह, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ईडब्ल्यूएस कास्ट और ई डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट, ये सब जब आप अपलोड करें, ठीक है, तो याद रखिए 500 केबी से आपकी फाइल का साइज ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। और ये सारा कुछ जो है आपका पीडीएफ में होगा। ठीक है, लेकिन अब कलर सर फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए? 30 केबी से ऊपर ना जाए। ठीक है, और जेपीजी फॉर्मेट में रहे, और कैंडिडेट सिग्नेचर भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया आपको। और बता देता हूँ मैं आपको, और क्या बचा यहाँ पे? और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब सिर्फ वही बचा है देखने के लिए कि भैया हाँ, और अगर आप कहीं पहले सरकारी नौकरी में, तो आपको एनओसी देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको पता ही है ना। और याद रखिए, जो भी आपने फॉर्म भरा है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा और वो पीडीएफ में रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप मुद्दा तो आप समझ गए कि मैं जो कहना चाह रहा था। ठीक है, एज सर, एज की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल वाले हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, तो 3 हैं, डीआरडीओ, डीएसटी और ईडीए। तो अगर आप डीआरडीओ में अप्लाई करना चाहते, जनरल और ईडब्ल्यूएस की मिनिमम एज 28 है। ठीक है, मतलब सॉरी, मैक्सिमम एज 28 है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। और अगर आप जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, डीएसटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी पोस्ट के लिए वहां पर जो है तो 35 साल है, और अगर एडीए के लिए करना चाहते हैं तो 30 साल है। ठीक है, अब देखो इसी में क्या करना है, ओबीसी को आपको पता है 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एसटी को पता है 5 साल की छूट मिलती है। तो इन सब में अगर आप ओबीसी हैं तो सब में 3-3 साल बढ़ा लीजिए, और अगर आप एससी एसटी हैं तो सब में 5-5 साल बढ़ा लीजिए। ये तो क्लियर हो गई बात है। ठीक है, समय 5 है, देखो सीधे 5 बड़ा हुआ है, सीधे 5 बड़ा हुआ है, सीधे 5 बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 10 साल की छूट मिल जाती है पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी वाले इंसान को। ठीक है, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसे 5 साल की छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी, लेकिन बताया नहीं कितनी मिलेगी, बस बोला गया है कि मिलेगी। ठीक है, अप्लाई कहाँ करना है सर? ये साइट दिख रही है, इसमें तुरंत जाओ और अप्लाई कर दो भैया। ठीक है, और देखो अब तुरंत ही कर देना, इसमें रुकना उकना नहीं। और यहाँ पर जो बातें लिखी है ना, यहाँ ये बताया गया है कि 51 वैकेंसीज किसके इसके लिए हैं, ओबीसी के लिए 21, जो बैकलॉग है, एससी के लिए 19। ये बैकलॉग है दोस्तों ना, ये पुराना जो भर्ती था उसकी बात कर रहे हैं, और ये सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, परेशान मत हो, जो मैंने जानकारी बोल दी ना वही सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब आता है दोस्तों बस और बस बचा कि सर ये टेबल देखना है कि टेबल में कौन कौन सी वैकेंसीज है। अब क्या होता है कि इंजीनियरिंग के कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो टेबल 1 पार्ट 1, क्या पार्ट 1 में 2 कैटेगरी थी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। यहाँ देखो, यहाँ गेट स्कोर कार्ड है, यहाँ रिटर्न एग्जाम है और पर्सनल इंटरव्यू है। ये दोनों तो बिल्कुल मस्ट है, आपको ये मालूम है कि ये दोनों तो मस्ट है टेबल 1 में। हाँ, गेट स्कोर का इसके लिए भैया जो आईआईटी एनआईटी से नहीं है,
लेकिन अगर IIT NIT से है तो उसको गेट स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको किसकी जरूरत है, 80% उसके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे भर सकता है। ठीक है, ये बात है, समझ गए हो आप सभी, शाबाश। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर DRDO में भी वैकेंसी है, ADA में भी है, DST में भी है, लेकिन DST में किसके लिए है वो ध्यान से देख लेना, यहाँ पर से 2 पोस्ट है और वो SC के लिए खाली है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है, यहाँ पर ये PDF मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे देख लेना, क्योंकि इसको अगर मैं गया बताने तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये हर जगह है दोस्तों, DRDO ADA BST, तो ये मैकेनिकल से हो आप, तो आपको ये बस देख लेना है कि आपके पास गेट स्कोर कार्ड हो, जो भी हो, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। ठीक है, तो अगर गेट है, अगर ITN हो तो जरूरत नहीं है, नहीं हो तो फिर भैया जरूरत है, तो गेट कार्ड तो लगेगा ही, गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इन्होंने बोला फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए, लेकिन किस फील्ड में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अगर आपने किया हुआ है, फर्स्ट क्लास है, तो आप इसे भर सकते हो, लेकिन साथ में मैंने क्या कहा था, यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं भैया। अब देखिए, अब ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई IIT वाला हो। अगर IIT वाला हुआ तो क्या उसको गेट स्कोर कार्ड देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ये नॉन IIT वाला हुआ तो क्या उसे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ गए ना, बस इतना ही दोस्तों इस पूरे में लिखा है, ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो भैया देखो, ये तो प्राइवेट कॉलेज भी कराता है, लोकल यूनिवर्सिटीज भी कराती हैं। ठीक है, IIT और NIT भी कराता है, तो अगर आपने IIT NIT से डिग्री ली तो आपको गेट स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल किसी से ली है तो आपको गेट स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, अभी देखो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं इधर पूरे, यहाँ से यहाँ तक का, बस यहाँ देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं। ठीक, और टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले अगर आपने किया तो भी भर सकते हो। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, मतलब सारी चीजें भर सकते हो आप। ठीक है, अब आती बारी की मैकेनिकल के, तीनों में है खाली, आपको पता है, आपको बस ये समझ लेना है कि कहाँ कैसा है। तो एटलीस्ट वही है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब वही अगर IIT से है तो गेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं है NIT से तो गेट चाहिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है भैया, कौन कौन सी इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन अगर की है, प्रोडक्शन किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो लिखा बस उतना ही है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहीं पे कंप्यूटर साइंस, तो बड़ी बात है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होगी और गेट स्कोर कार्ड, वो याद रखना है ना बार बार डायलॉग, कि अगर है IIT NIT तो दिक्कत नहीं है। भाई 2 ऑप्शन है ना यहाँ पर लिखे हुए, कि अगर आपने IIT से किया हुआ तो 80% होना चाहिए, और अगर आपके नहीं किया है तो आप गेट स्कोर कार्ड दिखा दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांच है, यहाँ पर कौन कौन, ये सारी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ये इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए हम उस पर ज्यादा बातें करें। अब ये टेबल 2 है, अब आपको दिख रहा होगा ये टेबल 2 है भैया। इसे मालूम है ना, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, लेकिन गेट स्कोर कार्ड बिल्कुल जरूरी है। गेट स्कोर कार्ड के बेस पे सीधे कहाँ बुलाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू पे। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए DRDO ADA DST, देखो वही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या इसमें ऑप्शन है कि अब आप IIT से हो, नॉन IIT से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप IIT से करके आए हो कि नहीं आए हो, अब आपको गेट स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा। और ये सारी इंजीनियरिंग इसमें वाले अगर हैं आप कहीं से भी तो भर सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रिकल्स, ये भर सकता है। ठीक है, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, यहाँ स्टार दिख रहा है, मैंने स्टार की बात कही थी, तो ये PWD के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ये देखो स्टार दिख रहा है, PWD के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया, मामले आप समझ लीजिए बाकी। अब देखो यहाँ पर इसमें बोला गया है मटेरियल साइंस, तो भैया फर्स्ट क्लास मेटलर्जी से किया हो आपने, गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, और ये सारे इंजीनियरिंग वाले से भर सकते हैं। आप फिजिक्स में देखोगे तो अब यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए, फिजिक्स में इंजीनियरिंग तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये मास्टर्स की फिजिक्स चाहिए, और फिजिक्स का गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। अब कौन कौन अप्लाई, देखो अप्लाइड, सॉलिड स्टेट, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भैया वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड, ये सब अप्लाई कर सकते हो अगर इन ब्रांचेस से आपने पढ़ा है तो। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो वही केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और फिर केमिकल इंजीनियरिंग ये सारे, और केमिकल इंजीनियरिंग का ही आपके पास वैलिड गेट कार्ड भी हो। एरोनॉटिकल में भैया एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और ये सारे भर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैथमेटिक्स में वही मास्टर्स डिग्री लगेगी फिर से, है ना। और फिर ये क्या बोला, वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए, और ये सारे मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग एंड अप्लाइड। ये सिविल इंजीनियरिंग स्टार लगा हुआ है, PWD भी अप्लाई कर सकता है ना। और यहाँ देखो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, और सिविल इंजीनियरिंग का ही गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और ये सिविल के ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बैटरी भी लो हो गई है, आपके सामने मैसेज आ गया। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए डिग्री, और गेट स्कोर कार्ड भी इसी से होना चाहिए, और ये सारे भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप देख लेना यहाँ पर, क्योंकि मैं उसको जाऊंगा दिक्कत है। मटेरियल साइंस में वही, मटेरियल साइंस से आपने करके रखी हो मास्टर डिग्री, और आपके पास गेट स्कोर कार्ड इंजीनियरिंग साइंस का भी होना चाहिए, और ये सारे के सारे से भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेवल आर्किटेक्चर में नेवल से होना चाहिए, नेवल आर्किटेक्चर से आपके पास गेट स्कोर कार्ड और ये सब भर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री या टेक्नोलॉजी या बी जो भी होना चाहिए, और उसी का आपके पास गेट स्कोर कार्ड और ये सारे आप भर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक साइंस में देखें तो एटमॉस्फेरिक साइंस का आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसी इंजीनियरिंग साइंसेज में आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड, और ये सारे लोग भर सकते हैं इसको। माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस का गेट स्कोर कार्ड चाहिए, लाइफ साइंस अगर हो तो, और मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई कर सकता है। बायोकेमिस्ट्री में दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री की मास्टर्स डिग्री चाहिए, गेट स्कोर कार्ड लाइफ साइंसेज का ही चाहिए ना, यहाँ ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री आपकी चाहिए। दोस्तों ये सारी कुछ वैकेंसीज जो मैंने आपको बताई, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एज वेज, ठीक है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने इस प्यारे से बंदे का चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, और साइट्स पे दिन भर सर्च मारता रहता हूँ कि कुछ आपके लिए नया मिल जाए, तो चाहे वो टेम्परेरी जॉब हो चाहे परमानेंट हो, सब आपके लिए मैं लाता रहता है, ठीक है। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, है ना, ताकि मुझे अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत।